स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 1 का खंड सी का प्रश्न संख्या 41 से 45 तक का। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला। तो चलिए हम लोग ये 41 से 45 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन ये है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखिए आपको दो बहुपद दिया गया है, एक px बराबर इतना और gx बराबर ये। तो gx से px में भाग देना है और जो कुछ भागफल आएगा और शेषफल दोनों को लिख देना है, यानी कि भाग देना है हमें। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग भाग देने की प्रक्रिया को। देखिए भाग देने से पहले आपको ना सवाल जो दिया है बहुपद उसको चेक करना होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, तब तो डायरेक्ट हम लोग भाग देने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अगर नहीं तो पहले उसे हम लोग अरेंज करते हैं, मानक रूप में लिख लेते हैं, तब भाग देते हैं। तो मानक रूप क्या होता है इसे समझते हैं। कोई भी बहुपद में चर राशि का बढ़ते से घटते पावर होना चाहिए, ठीक है। पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला होना है, उससे फिर उससे कम, फिर अगले पद में उससे कम पावर, ऐसे घटते हुए होना चाहिए। तो ये सही रूप में है, अरेंज समझ लीजिए। तो अगर हम चेक करें px को, तो देखिए देखना है सिर्फ आपको। देखिए x का पावर यहाँ क्या है 3 है, फिर अगले पद में x का पावर 2 है, उससे कम है, यानी कि ये सही है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो 2 से भी कम है, x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी इससे भी कम है, और लास्ट में संख्या रहता है, यानी ये बिल्कुल सही है। इसको देख ले तो यहाँ तो चर राशि है ही नहीं, यहाँ x का पावर 2 है और उसके बाद तो उससे कम ही है, यानी दोनों बिल्कुल सही है, यानी हम लोग भाग दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग देने की प्रक्रिया में क्या करते हैं। x² - 2 को इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे x³ - 3x² + 5x - 3, और हम लोग अब भाग देंगे। तो देखिए भाग देने में आपको करना क्या, आसान प्रोसेस। आपको रफ वर्क में एक उधर लाइन खींच लेना है, ये कहलाता है भाज। क्या कहलाता है? भाज। ये कहलाता है भाजक, ठीक है। यहाँ जो आएगा भागफल और नीचे जो बचेगा शेषफल। तो क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर भागफल के रूप में क्या आएगा, तो हम लोग ऐसे पता करते हैं। भाज्य का पहला पद लीजिए, क्या है x³ है, तो x³ लिए, उसमें भाग देंगे हम लोग भाजक के पहले पद से, यानी x² से। ये कटेगा तो ऊपर 3 है, x गुना x 3 बार, नीचे 2 बार, कट के क्या बचेगा x बच जाएगा। तो जो बचा वही भागफल का पहला पद कहलाएगा। और अब जो आया यहाँ पर x, इसका दोनों पद से गुना करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो x² गुना x करेंगे तो x³ हो जाएगा, और -2 गुना x करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब घटाते हैं। भाग देने में आप लोग ऐसे भी कोई संख्या से दूसरे संख्या भाग देते हैं, क्या करते हैं, घटाते थे। तो यहाँ भी घटाना है, यानी जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस आपको भूल जाना है, यहाँ समझना है कि प्लस है। अब देखिए +x³ और -x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आपको फिर से अरेंज करके ही लिखना है, सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग -3x² ऊपर में है, नीचे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो ये यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग -3x²। अब देखिए x वाला यहाँ पर +5x है, नीचे भी +2x है, दोनों एक जैसा है, तो जोड़ देंगे तो +7x हो जाएगा, और -3 बच गया यहाँ पर। अब देखिए अब समझिए भाज्य ये है, तो भाज्य का पहला पद आपको क्या दिख रहा है, -3x² दिख रहा है, तो -3x² ले लेंगे। इसमें भाग दे देंगे भाजक के पहले पद x² से, तो x² कट के क्या बचा -3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है, तो x² × -3 -3x², और -2 × -3 +6, और फिर घटाएंगे, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों फिर कैंसिल हो गया, माइनस प्लस में है। अब देखिए यहाँ 7x है, नीचे तो x वाला नहीं है, इसको लिख दीजिए 7x, यहाँ -3 और यहाँ -6 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -9 हो जाएगा। अब क्या फिर भाग देंगे? नहीं, अब हम भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जो भाज्य है उसका घात भाजक के घात से
कम हो जाए तो हम अब भाग नहीं दे सकते। भाग कब तक दे सकते हैं? जब तक भाज्य का घात भाजक के घात से ज्यादा या बराबर रहे। अभी देखिए भाज्य का घात 3 था तो भाग दिए, इसमें 2 था बराबर था भाग दिए, लेकिन अब इसका घात 1 हो गया और इसका घात 2 है, अब भाग हम लोग नहीं दे सकते। तो हमारा आंसर अब यहीं पर लिख देंगे इस तरह से कि भागफल बराबर x-3 तथा शेषफल बराबर 7x-9। यही दोनों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 41 के और में भी एक क्वेश्चन दिया है अथवा करके, चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो चलिए 41 का अथवा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, यानी 5-√3 को आपको क्या सिद्ध करना है? परिमेय संख्या। ये आपको सवाल में दिया है, लेकिन आपको क्या करना, सवाल को सुधार कर लेना। वहां पर मिसप्रिंट कर दिया गया है सवाल में, आपको इसे सिद्ध करना होता है क्या चीज? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग मॉडल सेट में गलती से परिमेय प्रिंट हो गया, आप लोग उसे सुधार करके अपरिमेय लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या हो गया कि सिद्ध करें कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या करना होता है ऐसे सवाल में? देखिए ऐसे सवाल में ना हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। सिद्ध करना है अपरिमेय और मान के चलेंगे परिमेय और उसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। ये मान लेंगे हम लोग सबसे पहले, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p/q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। तब हम लोग इसी तरह भी लिख लेंगे, अगर ये परिमेय है तो इसका भी मान p/q के रूप में होगा। तो लिखेंगे कि 5-√3 बराबर p/q या a/b लिखे, जो भी यूज करना है। चलिए a/b ले लेते हैं हम लोग। तब 5-√3 इक्वल टू a/b, जहां बोल देंगे कि a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और कॉमा देके b 0 के बराबर नहीं, ये बोल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करना कुछ नहीं, आपको जो √3 दिख रहा है उसको फ्री करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो हम कैसे फ्री करेंगे? तो 5 में इधर a/b को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में √3 है, उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। अब √3 को इधर लिख लेते हैं और 5 - a/b को इधर लिख लेते हैं। 5 - a/b, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब क्या करना है? 1 और b का लॉस और एलसीएम ले लीजिए, तो 1 × b b हो जाएगा। और तब जब गुणनफल ही लॉस होता है तो कोना कोनी गुना करके हम लोग लिख लेते हैं। तो 5 × b - a × 1, ये हो गया। अब क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ a, b और 5 क्या है? पूर्णांक है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि a भी तो पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। अगर तीनों पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो देखिए उसको हल करेंगे तो यह एक क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा, p/q के रूप में है, a/b के रूप में। तो इसको हल करने पर ये क्या मिलेगा? हमें एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो वही लिखेंगे कि यहाँ a, b और 5 पूर्णांक है, अतः 5b - a/b एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको ये वाला चीज को आपने सिद्ध कर दिया, क्या चीज? परिमेय। ठीक है, और उसी के बराबर है ये √3। तो ये चीज अगर परिमेय सिद्ध कर दिए तो उसके बराबर अगर कोई भी चीज है तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? परिमेय सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे कि इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या है? परिमेय है। लेकिन क्या आप लोग को पता है, सबको पता है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि रूट के अंडर में कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले, वो सब कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय। तो हम लोग जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है और सिद्ध क्या हो रहा है? परिमेय संख्या सिद्ध हो जा रहा है। तो यही विरोधाभास हो जा रहा है, यानी उल्टा बात सिद्ध हो रहा है। हम जो मानते हैं
अब जो माने हैं वो उल्टा हो गया उसका बात। तो हम लोग यहाँ पर दो लाइन लैंग्वेज अब लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है जो हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह क्या आ गया, विरोधाभास बात, क्योंकि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय, और हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, परिमेय। तो यही उल्टा बात हो गया, विरोधाभास। और क्यों उत्पन्न हुआ यह हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना क्या किए थे, गलत क्या माने थे, ये मानना हमारा यानी गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ये मानना गलत है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, तब फाइनली बोलेंगे कि अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मानना हमारा गलत है परिमेय, तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि वज्र गुणन विधि से हल करें। लेकिन इस बार जैक बोर्ड जो है 2021 में जो सिलेबस जारी किया है मैथमेटिक्स का क्लास 10 के लिए, उसमें वज्र गुणन विधि को तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि मॉडल सेट में दे दिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि वज्र गुणन विधि क्या है। ऐसे तो चांस है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि वज्र गुणन विधि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का मतलब एक्स वाई का क्या करना है, मान निकालना है हमें सॉल्व करके, और विधि कौन सा यूज करना है, वज्र गुणन। इसमें तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है वज्र गुणन विधि में, समीकरण को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। इधर यानी संख्या न बच के 0 बचे, तो कैसे लिख लेंगे, इस तरह से x - 3y, ये 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0, और इसे भी लिख लेंगे 3x - 3y, इधर 15 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब देखिए करना क्या है वज्र गुणन विधि में, नाम क्यों पड़ा, यहाँ x लिखेंगे, थोड़ा दूरी छोड़ के y लिख लेंगे, थोड़े दूर पे 1 लिख लेंगे। अब हमें x के बाएं दाएं, y के बायां और दाएं, और 1 के बाएं और दाएं संख्या को लिखना है। क्या संख्या को लिखना है ये समझ लीजिए। x के बाएं में अगर लिखना है और दाएं में तो क्या लिखेंगे, x के बाएं दाएं लिखना है तो x वाला का गुणक नहीं लिखना है, आपको उससे आगे बढ़ना है, y का गुणक देखना है। तो ऊपर y का गुणक -3 है और नीचे वाले समीकरण में भी -3 है, ये आपको लिख देना है x के बाएं तरफ -3 और -3, और दाहिने तरफ फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें -7 दिख रहा है तो -7 लिख लिए, और यहाँ पर -15 दिख रहा है तो -15 लिख लिए, ऐसे कर लेना है। अब y के बाएं दाएं, तो y के बाएं तक लिख लिए हैं, दाहिना ही बचा है। देखिए तो y के नीचे जो भी लिखाएगा y का गुणक नहीं लिखाता है, तो y का गुणक आपको छोड़ना है और उससे आगे बढ़ना है। फिर तो आगे बढ़ रहे हैं तो -7 -15 लिख चुके हैं बायां तरफ। अब इधर खत्म हो गया, फिर शुरू से चलेंगे तो x का गुणक क्या है 1, यहाँ 1 लिखा जाएगा, नीचे x का गुणक क्या है 3 लिखा गया। अब 1 के बाएं दाएं लिखना है तो 1 में मतलब संख्या को नहीं लिखना है, तब इधर से अब फिर से शुरू से चलिए, इधर लास्ट हो गया शुरू से। तो देखिए 1 के बाएं में x का गुणांक 1 लिखा चुका है, x का गुणांक 3 लिखा चुका है, और दाहिने में y का गुणांक -3 और नीचे भी y का गुणांक -3। इस तरह से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। अब करना क्या है, देखिए हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे तीर लगा देना है, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर तीर लगा देना है। ये तीर का निशान ही हमें वज्र गुणन बता रहा है, यानी कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर x लिख लेंगे हम लोग, और x के नीचे एक चिन्ह लगा देंगे बटे का, भाग का जो होता है, और क्या गुना करेंगे तो देखिए हमेशा ऊपर से नीचे याद रखिएगा चलना है, तो ऊपर से नीचे ये दोनों को गुना करना है, यानी -3 गुना -15, दोनों माइनस में गुना में है, ब्रैकेट में रख दिए। फिर माइनस का चिन्ह आपको देना है हमेशा, किसका चिन्ह देना है, माइनस का। फिर अब इधर से चलिए नीचे से, तो -3 और गुना -7 हो गया ये। अब यहाँ बराबर का चिन्ह आपको देना है, y के नीचे फिर बटे का चिन्ह देना है, अब फिर ऊपर से चलना है, तो -7 गुना 3, तो -7 ब्रैकेट में कर दिए, 3 भी ब्रैकेट में कर दिए, फिर माइनस, फिर इधर चलिए अब -15 और -1, और इज इक्वल टू फिर चलते हैं तो 1, और 1 के नीचे भी बटा का चिन्ह,
फिर ऊपर चलेंगे तो 1 इंटू -3, तो 1 और -3, फिर माइनस, फिर इधर ऐसे चलिए 3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3, ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया गुना। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, x के नीचे अब गुना कर लीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस 45, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 7 या 21, फिर y के नीचे माइनस गुना प्लस -21, और माइनस माइनस प्लस 15, और 1 के नीचे -3, और माइनस माइनस प्लस 9, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब x के नीचे इसको घटा लीजिए 45 में 21 को, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, फिर y के नीचे 21 में 15 घटाइए, माइनस में बचेगा, तो 15 6 21 होता है, 6 हो गया, फिर 1 और 9 में 3 घटा 6, ऐसा आया। अब देखिए तीनों बराबर है, तो हम लोग एक बार फर्स्ट और लास्ट को लेके बराबर करके चलेंगे, और एक बार सेकेंड और लास्ट को बराबर लेके चलेंगे, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, एक बार फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, यानी कि x/24 इज इक्वल टू 1/6, और फिर एक बार सेकेंड लीजिए, y/-6, y/-6 इज इक्वल टू 1/6, 1/6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 6 गुना x 6x, 24 इंटू 1 24, और y इंटू 6 6y, -6 इंटू 1 -6, तो x इक्वल टू 24/6, और यहाँ से y इक्वल टू -6/6, 6 से 4 बार में कटा दिए, 6 से 1 बार में। फाइनली देखिए x का वैल्यू 4 आया, और y का वैल्यू -1 आया, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि AP 3 8 13 18 ... है का कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको एक AP दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, और उसमें आपको संख्या दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, इसी तरह बढ़ते जाए तो कौन सा पद 78 होगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कभी भी निकालना है कि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि nवां पद 78 है, और n का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, AP में A लिखना है और D निकाल लेना है, यानी सार्वंतर और पहला पद, इसका जरूरत पड़ता है। तो आपको AP क्या दिया हो पहले लिख लीजिए, 3 8 13 18 ... ये AP दिया है। अब यहाँ पर A लिख लीजिए, पहला पद क्या है 3 है, सार्वंतर D फार्मूला होता है A2 - A1, यानी कि क्या हो गया A2 - A1, A2 क्या हो गया दूसरा पद 8, और पहला पद क्या है 3, तो 8 - 3 क्या हो गया 5 हो गया, D भी निकल गया। अब हम लोग इस तरह से मानेंगे कि माना कि AP का nवां पद क्या है 78 है, ये मान लेंगे। nवां पद को कैसे सूचित करते हैं, an से सूचित करते हैं, तो इसका मतलब कि an बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग 78 लिख लेंगे। अब an का फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, a + n-1 इंटू डी, और यही आपको हो गया 78। अब देखिए a का वैल्यू आपका 3 है, रख देंगे, n का वैल्यू ही निकालना है, n रहेगा, और गुना d का वैल्यू कितना है 5, तो ये बराबर क्या हो गया 78। अब देखिए ये 3 इधर प्लस में उधर घटा दीजिए, माइनस में चला जाएगा, तो n-1 इंटू 5 और बराबर 78 - 3 कर दीजिए, यानी n-1 गुना 5, और 78 में से 3 घटा देंगे तो कितना 75। फिर अब n-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 इधर गुना में है, उधर भेज देंगे तो भाग में, तो 75/5, 5 से काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा, 15 × 5 = 75। अब यहाँ से फाइनली अब देखिए क्या होगा, आपको नीचे ही लिख लेना है, चाहे यही लिख लेते हैं हम भी, देखिए तो n-1 बराबर क्या मिला आपको 15 मिला, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 15, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो जोड़ में, यानी 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP का 16वां पद क्या है 78 है। हम लोग एक लाइन अब लिख लेंगे, अतः AP का 16वां पद
78 है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, आपको एलएचएस में जो दिया है इसे सॉल्व करके आपको आरएचएस का वैल्यू ले आना है, आपका सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिद्ध करना। सॉल्यूशन जो एलएचएस में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में उसे लेके चलेंगे। तो एलएचएस बराबर हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए लिख लिए। अब देखिए रूट वाले सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमेयीकरण करके ही बनता है जनरली। तो अब हमें करना क्या है, देखिए कि नीचे जो आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, इसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस कर दीजिए और ऊपर अंश और हर को गुना कर लीजिए। यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना कर लेंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी, क्योंकि सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए आगे अब आपको ऊपर और ऊपर गुना कर लेना है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए सेम चीज़ है तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस साइन ए का हो गया ये होल स्क्वायर। और नीचे देखिए एक फार्मूला में आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कौन सा फार्मूला, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ऐसा दिया है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं फार्मूला से। तो इसको समझिए ए, इसको समझिए बी, तो ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी गुना में है तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। और अब इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो यहाँ रहेगा। अब यहाँ देखिए 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 लिख लेंगे तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। और अब फार्मूला होता है देखिए क्या चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, सबको पता होगा। तो इधर से हम लोग का फार्मूला क्या निकलेगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या फार्मूला दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर तो रहेगा ज्यों का त्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अब पूरे पे रूट है तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फाइनली, अब देखिए इज इक्वल टू क्या बचा, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा ऊपर में, 1 प्लस साइन ए बचा और नीचे क्या बचा देखिए कोस स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर कोस ए बचेगा तो यहाँ कोस ए। अब कोस ए से आप दोनों में भाग दे सकते हैं, 1 में भी और साइन ए में। तो 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब 1 बाय कोस ए फार्मूला ही होता है सेक ए और साइन ए कोस ए फार्मूला ही होता है टेन ए। देखिए जो आपको आरएचएस में लाना था वही आ गया, लिख लेंगे बराबर आरएचएस, यानी प्रूव्ड हो गया आपका ये सवाल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए एक अथवा करके भी सवाल दिया हुआ है तो हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल जो है आपका किस चैप्टर से है, तो वृत्त से संबंधित चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पर घड़ी को आपको यहाँ पर मान लेना है वृत्त, सर्कल, गोल। तो इसका चित्र बना लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, घड़ी है, जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 यहाँ 3, इस तरह से यहाँ 6 यहाँ 9 ऐसे रहता है। अब इसमें जो मिनट की सुई होती है ना, उसको ही हम लोग ना त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि वो मिनट की सुई जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तो हम मान के चलते हैं कि घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घड़ी के लिए त्रिज्या हो गई, वृत्त के लिए। तो इससे देखिए कि 5 मिनट में ये मिनट की सुई कहाँ जाएगी, 12 से 1 पर जाएगी, ऐसा इतना दूर। तो इसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल हुआ यही आपको बताना है। फाइनल अगर फिगर हम लोग बनाए मैथ में तो देखिए क्या बनेगा, जैसे कि ये हो गया मान लीजिए आपका केंद्र,
अब देखिए जैसे यहाँ 12 पर है कोई मिनट की सुई और अब 5 पर है, यानी यहाँ पर है समझ लीजिए। तो यही वाला जो एरिया हुआ, ये एरिया, इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ का कोण जानना होगा कि थीटा क्या है, कोण कितना बन रहा है। और कोण अगर जान लेंगे हम लोग तो ये जो है एरिया, ये वृत्तखंड कहलाता है। हम जानते हैं क्या कि 2 त्रिज्या से घिरा हुआ और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए मिनट की सुई जो होती है वो पूरा, अगर हम पूछे कि घड़ी का एक चक्कर 12 से चल के फिर 12 पर आ जाए तो कितने टाइम में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 60 मिनट में मिनट की सुई ना 12 से चल के 12 पे पहुंच जाती है, यानी 360 डिग्री का कोण बना लेती है 60 मिनट में। तो हम उसी में एक ही के नियम से निकाल लेंगे कि 5 मिनट में कितना। तो लिख लेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, मिनट की सुई लिख लेंगे पहले इस तरह से कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना, तो 360 डिग्री होता है। 60 मिनट में 360 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे अब कि 1 मिनट में कितना में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। 1 मिनट के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं हम लोग, यानी 360/60। फाइनली हमको कितना मिनट में निकालना है कि 5 मिनट में। तो हम लोग लिख लेंगे कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब की क्या हो जाता है, गुना कर देते हैं। तो 360 डिग्री बटे 60 गुना 5। तो 60 से ये कट गया 6 बार में, और 6 5 क्या हो गया, 30 डिग्री निकल गया। यानी कोण कितना बन गया, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया 5 मिनट में। यानी हमें अब लिख लेंगे कि थीटा बराबर मिल गया 30 डिग्री और त्रिज्या मिल गया कितना, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो आर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग फाइनल लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14 हो जाएगा। अब देखिए कटा देते हैं, 3 से 12 बार में कट गया 36, 7 से 2 बार में कट गया 14, फिर 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, और फिर 2 से ये 3 बार में। फाइनली आपका आया 11 गुना 14 बटे 3, और इसे गुना कर लेते हैं तो 11 चौके 44 के 4 बचा 4, 11 क्या 11, 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोग को तो ज़रूर इसे लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट करें, और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ के एग्जाम में बना कर आए। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।